Hello everyone, welcome back to Study Point. So in this video, I am going to discuss another part of Unit 1st of BA 4th semester English, and that is translation, meaning of translation, the definition of translation, and the importance of translation. Also, what is the history of translation? So I have already uploaded one lecture on this topic, and in that video, I have discussed about the translation's meaning and definition, and also the importance of translation. And in this lecture I am going to discuss what is the history of the translation. Okay, so let's start the video. And before starting, let me tell you one thing, and if you want to download the notes or PDF of this lecture or any particular lecture, so you can download the notes from the Telegram channel. I will share the link in the comment box or in the description box. Okay, so let's start. Okay, when it comes to the history of translation, so the history of translation is a very debated topic, means that many scholars says the history of the translation is originated from the Latin or the Greek literatures, but in Indian historians we thought that the Bible, which is a sacred book, so the history of the translation of English has belong to the Bible. Okay, so many scholars has accepted the fact that the translation is originated with the translation of Bible. Means Bible was the only book or was the first book which is translated into many languages. Since ages, Bible tells about different languages as well as it gives insight to the interaction of speakers from different regions. Okay, so mainly Bible एक सिंपल सी बुक है, आप जानते हैं सभी, एक काफ़ी सेक्रेट बुक है, और बाइबल ही वो पहली बुक थी जिसका ट्रांसलेशन काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में किया गया, और उन लैंग्वेजेस के ट्रांसलेशन के साथ ही काफ़ी सारा ह्यूमन इंटरेक्शन यहाँ से निकल के क्या आता है, काफ़ी सारी डाइवर्स चीज़ें या डाइवर्स रीजन्स आपको जानने को मिलते हैं। और ये जो बुक थी, तो आप कह सकते हो स्टार्टिंग में ये कुछ ही लैंग्वेजेस में या मेनली एक ही लैंग्वेज में मिला करती थी, बट धीरे धीरे काफ़ी सारे ट्रांसलेशन इसके हुए, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया एज सच, अरेबिया में या पर्शियन में या फिर इंग्लिश में या और भी लैंग्वेजेस में, लाइक हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन किया गया। और जस्ट बिकॉज उस ट्रांसलेशन के थ्रू ही लोग ये जान पाए कि मेनली उस बुक के अंदर क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो अगर हम बात करें अर्ली डेज की या फिर एंशिएंट इंडिया की बात करें, तो हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे टेक्सेस हैं, लाइक रामायण है, महाभारत है, कि जिनके या फिर काफ़ी सारे रिलीजियस टेक्सेस हैं हमारे पास कि जिनके ट्रांसलेशन के बाद ये जो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन है ये इवैल्यूएट हुई है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास रामायण और महाभारत हैं कि जिनका बताया जाता है कि वो कुछ उनके अलावा और भी टेक्सेस हैं जो पाली या प्राकृत लैंग्वेज में हुआ करते थे। तो पाली प्राकृत क्योंकि वो इनिशियल लैंग्वेजेस थी, और उसके बाद में पाली प्राकृत से फिर उनका ट्रांसलेशन संस्कृत में किया गया, संस्कृत से फिर हिंदी में किया गया, और बाद में इंग्लिश में और बाकी सारी लैंग्वेजेस में भी उनको ट्रांसलेट किया गया। तो ट्रांसलेशन के थ्रू आपका एक इंटरेक्शन हो जाता है स्पीकर के साथ में, और काफ़ी सारा कल्चर या काफ़ी सारी और भी चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें कि बाइबल है या कुरान है या कोई भी और किसी भी रिलीजन से बिलोंग करने वाली बुक है, वो सिंपल उन्हीं की मेन लैंग्वेज में लिखी जाए, उसके अलावा बाकी लैंग्वेजेस में आपको ना मिले, तो शायद ही आपके लिए जान पाना मुश्किल होगा कि किस तरीके का उनका कल्चर है, या वो अगर उनकी एक रिलीजियस बुक है तो उनका रिलीजन कैसा है उसको आप मतलब मुश्किल ही जान पाएंगे। जितना आप लोगों से सुनेंगे सिर्फ आप उतना जान पाएंगे, बट अगर उसका ट्रांसलेशन आपको अपनी लैंग्वेज में मिल जाता है तो उस बुक को जानना, उनके कल्चर को जानना, उनकी रिलीजन को जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली ट्रांसलेशन के थ्रू आप ह्यूमन इंटरेक्शन के टच में आते हो। ठीक है, और काफ़ी सारा इमोशनल मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इमोशनल कंसर्न या इमोशनली इंटरेक्ट आप चीज़ों से और लोगों से होते हैं। ठीक है, तो अर्ली डेज में ट्रांसलेशन की हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है। मीन्स अगर आप इस आंसर को लिखना स्टार्ट करते हैं तो ट्रांसलेशन की जो हिस्ट्री मानी जाती है वो बाइबल के ट्रांसलेशन से मानी जाती है, तो काफ़ी सारे स्कॉलर्स इस फैक्ट को मानते हैं। तो आप भी इनिशियल पॉइंट्स में ये चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए ट्रांसलेशन में हम और भी चीज़ें देखने की कोशिश करें तो बाइबल के अलावा लैटिन में मतलब ग्रीक में भी काफ़ी सारे टेक्सेस हैं। उसके अलावा जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, मींस ये जो ट्रांसलेशन है इसकी इंडियन हिस्ट्री क्या है, तो वहाँ पे हमें अपने टेक्सेस देखने को नज़र आएंगे कि जो रामायण है, महाभारत है, काफ़ी सारे हमारे पास टेक्सेस हैं, लाइक वेदास हैं काफ़ी सारे। ठीक है, ब्राह्मण हैं काफ़ी सारे, अरण्यक हैं, वो सारी चीज़ें कि उनको भी ट्रांसलेशन के थ्रू ही एक दूसरे से मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगर बात की जाए ट्रांसलेशन की नीड क्या है या क्या इसकी डिमांड है, क्यों इसकी डिमांड आती है मार्केट में,
तो देखिए काफ़ी सारा मटेरियल, या फिर आप बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की बात करें या फिर आप टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, कि अगर हमें उन्हें एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाना है तो कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जहाँ से उस टेक्नोलॉजी का ओरिजिनेशन हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी को या उस टेक्नोलॉजी की जो डिटेल्स हैं या जो भी उसकी हिस्ट्री है उसको जिस लैंग्वेज में लिखा गया है वही सेम लैंग्वेज आपको हर कंट्री में, हर स्टेट में या फिर हर जगह पे देखने को नजर आए। तो जैसे कि इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज माना जाता है, ठीक है, मतलब एनसीएफ में ये चीज़ रिटर्न है, एनसीएफ ने माना है इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। तो मोस्टली सभी चीज़ें इंग्लिश में आपको कुछ हद तक ट्रांसलेटेड मिल ही जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ये टेक्नोलॉजी की नीड है या बाकी सारी भी नीड है, या कुछ भी आप कह लीजिए बिजनेस पर्पज से हो गया है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है तो जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है, बट फिर भी आपको उसको एक जनरेशन से या फिर एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक माइग्रेट कराने में ट्रांसलेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन इन इंडियन हिस्ट्री। सो इन इंडिया इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट ओरल कल्चर। देखिए अगर हम ओरल कल्चर की बात करें तो जैसे कि आपको पता है स्टार्टिंग में जो वेदों की जो शिक्षा दी जाती थी वो ओरली पास ऑन की जाती थी, मतलब कोई भी हमारे पास एज सच रिटन प्रैक्टिसेस उस टाइम तक नहीं थी, कोई भी पेपर वर्क या किसी भी टाइप के पेपर का इन्वेंशन तब तक नहीं था। तो जो उस टाइम की टीचर्स या स्कॉलर्स हुआ करते थे उनको जितनी भी चीज़ें या जितना भी उनके पास एजुकेशनल नॉलेज थी उसको ओरली ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन किया जाता था। मतलब जो गुरु हुआ करते थे वो अपने स्टूडेंट को सारी चीज़ें ओरल सिखाते थे और उनका जो टेस्ट है वो भी ओरल ही होता था। तो इसी तरीके से वो जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं ओरल उन्होंने जो भी सीखा उसको फिर वो नेक्स्ट जनरेशन को ओरल ही पास ऑन करते थे, ठीक है। तो इंडिया की हिस्ट्री या फिर इंडिया का कल्चर काफ़ी हद तक मतलब इनिशियल स्टेजेस में ओरली पास ऑन किया जाता था, ठीक है। अगर हम म्यूज़िक और लिटरेचर की बात करें या सॉन्ग्स की बात करें, पोएम्स की बात करें, तो उनको काफ़ी इजी है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जो कि काफ़ी टाइम बाद प्रैक्टिस में आया, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस तक ये सारी चीज़ें ओरली पास ऑन होती रही, बट बाद में पेपर के इन्वेंशन के बाद या कुछ टाइप की जब हम डायलेक्ट को डिस्कवर कर चुके थे तब ये चीज़ आपकी एक दूसरे से मतलब रिटर्न फॉर्म में माइग्रेट होने लगी। और उसके बाद जब काफ़ी हद तक काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को डिकोड कर लिया गया है, काफ़ी सारी जो डायलेक्ट्स होती हैं उनको डिकोड कर लिया गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें ट्रांसलेशन में आती हैं, प्रैक्टिस में आती हैं, ठीक है। They were modified and extended accordingly to the will of the narrator, and that is why there are so many versions of भगवद गीता। देखिए कहने का मतलब ये है कि जिसने किसी भी टेक्स्ट को पढ़ा तो जो पढ़ करके उसको समझ आया या जिसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है या जो भी सेंस जिसको लगता है किसी भी स्टोरी के अंदर किसी भी बुक के अंदर, वो उसको उसी टाइप से लिखता है। मीन्स देखिए जैसा कि मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो को देखने वाले या फिर इस टॉपिक को पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को ये चीज़ें सेम नज़र आएँ। तो देखिए सेम पीडीएफ से आप पढ़ेंगे या सेम जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ सभी उसको सुनेंगे, बट जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो सभी के आंसर्स ना कुछ डिफरेंट होंगे। मीन्स जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए समझाने के लिए इस टॉपिक को, बट काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम खुद से भी कई बार बना लेते हैं अपने टॉपिक को समझने के लिए। तो हो सकता है सबके पास अलग अलग एग्जांपल्स हों या सभी इस टॉपिक को अलग तरीके से एक्सप्लेन करें। तो देखिए जिसको जिस तरीके से समझ में आता है वो उसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करेगा। सेम चीज़ नैरेटर्स के साथ होती है। जैसे भगवद गीता है हमारे पास कि काफ़ी सारे वर्जन्स, काफ़ी सारे ट्रांसलेशन आपको उसमें मिल जाएंगे। और देखिए सभी में मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सारी ही चीज़ें सिमिलर हैं या सारी ही चीज़ें उसमें आपको सिमिलर नहीं नज़र आती हैं। कुछ हद तक कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, बट काफ़ी सारा डिफ्रेंसिएशन आपको देखने को मिलेगा हर भगवद गीता में या फिर हर जितने भी वर्जन्स आपको मिलते हैं उस ट्रांसलेशन में। सब में कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐसी नज़र आएंगी जो मैच नहीं करेंगी, ठीक है। सेम चीज़ रामायण और महाभारत के लिए भी है, या हमारे पास और भी टेक्स्ट्स हैं जैसे कथा सरित सागर या कथा चरित सागर के नाम से आपने सुना होगा, जातक हैं, हितोपदेश हैं, काफ़ी सारी और भी स्टोरीज हैं, ठीक है, एंशिएंट टाइम की स्टोरीज जिनको काफ़ी टाइम तक तो ओरल ही पास ऑन किया गया, बट बाद में उनमें उनके काफ़ी सारे ट्रांसलेशन देखने को मिलते हैं। बट जितनी भी लैंग्वेजेस में या जितने भी अलग अलग लोगों ने उनको लिखा है तो सभी में हमें कुछ ना कुछ चीज़ें अलग अलग देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब हम बात करें जो ये ट्रांसलेशन है ये इंडिया में, मतलब देखिए एंशिएंट टाइम में तो हमने पढ़ लिया कि एंशिएंट हिस्ट्री में या फिर एंशिएंट पीरियड में रामायण, महाभारत, वेद और काफ़ी सारे रिलीजियस टेक्स्ट्स के ट्रांसलेशन के साथ ही इस ट्रांसलेशन हिस्ट्री का ओरिजिन होता है। बट अगर हम मिडिवल पीरियड की बात करें 13 या आप कह लीजिए 11th सेंचुरी से बात करें तो 13th सेंचुरी में जब अरेबियन और पर्शियन आते हैं इंडिया के अंदर में, जिस टाइम पे हमारा दिल्ली सल्तनत का पीरियड होता है, तो उस टाइम पे जो तुर्क आए थे तो ये तुर्कों ने सबसे पहले स्टार्ट किया कि काफ़ी सारे उनके टैक्सेस या काफ़ी सारा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और काफ़ी कुछ स्कीम्स वगैरह हुआ करती थी जिनको उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कराना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले ये चीज़ उर्दू में हुई
और उसके बाद अगर हम कहें एक मेजर स्केल पे ट्रांसलेशन किसने किया है या फिर किन चीज़ों का किया जाता है, तो बहुत ही बड़े स्केल पे जो किया गया वो मुगल के टाइम पे किया गया। ठीक है, आपने सुना भी होगा, मतलब जिन्होंने भी हिस्ट्री में, ये मिडिवल हिस्ट्री फर्स्ट आपके सेकंड सेम में भी थी, सॉरी फर्स्ट में नहीं सेकंड सेम में थी, तो सेकंड सेम में अपने मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि जो मुगल रूलर्स हुआ करते थे उनकी खुद की मतलब उनका जैसे कोर्ट रूम होता है उसी तरीके से उनकी कोर्ट लाइब्रेरीज भी हुआ करती थी, जिनमें मेनली यही हुआ करता था कि उस टाइम के जो भी टैक्सेस हैं या राजा के थ्रू जितनी भी स्कीम्स वगैरह बनाई जाती थी या जो भी उनका सिस्टम था वो सारा का सारा उन लाइब्रेरीज में बैठ के लिखा जाता था, अलग अलग लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया जाता था। मेनली इस चीज़ के लिए अलग से वहाँ पर उन्होंने लोग रखे हुए थे। ठीक है, तो मुगल पीरियड में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन का काम किया गया है और अकबर ने एक ट्रांसलेशन ब्यूरो भी स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अकबर वाला एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्रांसलेशन ब्यूरो, ये जिन भी मतलब यूनिवर्सिटीज़ में देखिए 4th सेम का सिलेबस लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ का सेम ही रहने वाला है, ट्रांसलेशन आपको सभी को पढ़ना है, बट देखिए जो पेपर पैटर्न है वो हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग है। जैसे CCS की बात करें तो यहाँ पे MCQs नहीं पूछे जाते हैं, आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन ही होते हैं, बट काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में MCQs भी पूछे जाते हैं। तो जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में MCQ पूछे जाते हैं, आई होप सबको अपना पेपर पैटर्न पता होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो लाइन्स में मतलब अंडरलाइन कर दी हूँ ये आप याद रखेंगे MCQs के लिए। ठीक है, तो पहला जो ट्रांसलेशन ब्यूरो है वो 16th सेंचुरी में मुगल पीरियड में स्टैब्लिश किया गया था अकबर के थ्रू। ओके, मतलब जिस टाइम पे मुगल एम्परर एग्जिस्ट करता था, अकबर ने एक ट्रांसलेशन ब्यूरो को इस्टेब्लिश कराया था 16th सेंचुरी में। ठीक है, ये एक फैक्ट आप अपने लॉन्ग आंसर्स में भी डाल सकते हैं अगर आपके MCQs में नहीं पूछा जाता है तो। ठीक है, और मेनली उसका गोल क्या था कि वो प्रमोट करना चाहता था जितना भी उनके पास अपना मेजर डिवीज़न है सिस्टम, उनके एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स का या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, उस सभी को वो क्या कर सके, उस ट्रांसलेशन के थ्रू पास ऑन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो रामायण का फर्स्ट ट्रांसलेशन है वो मौलवी ने किया था। ठीक है, और उसके अलावा देखिए ट्रांसलेशन में काफ़ी सारे रोल्स या काफ़ी सारे नेम आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। सो द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ रामायण वाज बाय अ मौलवी, ये एक मौलवी थे जिनका नाम था बदायूनी। ठीक है, तो मौलवी जो हुआ करते थे मतलब उस टाइम के जो आप कह सकते हो जो मुस्लिम धर्म है उससे जुड़े हुए जो शिक्षक होते थे, जो घर पर ही आकर शिक्षा दिया करते थे या कुछ कोर्ट में भी उनको रखा जाता था, तो वो एक मौलवी थे और जिनका नाम क्या था, बदायूं था। तो 1580 में इन मौलवी ने रामायण का ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, अकबर ऑल्सो अरेंज फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, और अकबर ने ही महाभारत के ट्रांसलेशन के लिए भी अरेंजमेंट किए थे। योग वशिष्ठ भगवत गीता इन्होंने ट्रांसलेट किया है पर्शियन लैंग्वेज में। जो योग वशिष्ठ हैं इन्होंने भगवत गीता को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, तो अब जो हमारे इस यूनिट में टॉपिक्स थे, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन, मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, इसी लेक्चर के साथ में वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अब जो लास्ट लेक्चर या लास्ट टॉपिक हमारा होगा इस यूनिट 1 से वो होगा व्हाट इज़ लिटरल ट्रांसलेशन। ठीक है, तो लिटरल ट्रांसलेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।